हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं राम भवन चौरसिया आज आपको अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक राजभाषा और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं इसी के परिप्रेक्ष्य में चर्चा और परिचर्चा करने वाला हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने राष्ट्रभाषा या राजभाषा अधिनियम के विषय में चर्चा परिचर्चा कर चुका हूं, जिसमें मुख्यतः मैं अनुच्छेद 343, 344, 345 और 347 और 391 के विषय में महत्वपूर्ण और बृहद चर्चा परिचर्चा किया हूं, जिसका हमको जो है अच्छा कमेंट और लाइक भी मिला। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक आप जो है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर नहीं समझेंगे और राजभाषा और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं इसको नहीं समझेंगे, तब तक इन अनुच्छेदों का कोई मतलब नहीं रहता है। जब आप राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है, व्हाट इज़ द राजभाषा और राजभाषा, तो आप समझ जाएंगे कि जो है इन अनुच्छेदों का हमारे संविधान में और हमारे हिंदी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आज हम आपको राजभाषा और राष्ट्रभाषा पढ़ाने वाले हैं। चूँकि मैं यहाँ 343, 344, 345, 347 और 351 सीधे 347 से सीधे 351 पर ले गया हूँ, जो ये इस राजभाषा अधिनियम के तक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। इनको मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इसमें कुछ अनुच्छेद छूट गए हैं, तो उसको मैं आगे के वीडियो में पढ़ाऊँगा। आप यहाँ देख सकते हैं 343, 344, 345, 346 यहाँ छूट गया है। फिर 347, 47 के बाद 348, 349, 350, 351 है। तो कहने का मतलब 3-4 अनुच्छेद छूट गया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको आगे वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन इसके पहले मैं राजभाषा और राष्ट्रभाषा इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जिससे जो बाकी अनुच्छेद हैं उसके विषय में आप और भी मन लगा करके और ध्यानपूर्वक समझ सकें। जो हमारे टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी अपर एग्ज़ाम में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये परीक्षाओं में भी आता है। उसी से संबंधित रिलेटिव में जो है प्रश्न और यह जो है वीडियो बना रहा हूँ, और इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सभी लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देर किए हम अपना यह राजभाषा और राष्ट्रभाषा का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, शॉर्ट में ही बनाना चाहता हूँ, इस नाते थोड़ा मैं जल्दी बताऊँगा, तो लेकिन पूरा अच्छी तरह से समझा कर बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है राजभाषा और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तो पहले हम देखें राजभाषा किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है। राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। ऑफिशियल मतलब राजकीय भाषा, ठीक है। राजकीय भाषा का मतलब होता है राज्य की भाषा। यहाँ राज्य का मतलब जो है किसी केंद्र से नहीं है, बल्कि यह केंद्र से है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित बात है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है राजभाषा किसी देश या राज्य की घोषित भाषा होती है जो कि सभी प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाती है। तो राजभाषा किसे कहते हैं, तो संविधान के दायरे में जो संविधान में लिखा है, उल्लिखित है, उसके अनुसार किसी देश या राज्य, तो जैसे यहाँ राजभाषा दिया गया है तो राज्य भाषा भी हो सकता है। जैसे किसी राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, तो उसको हम राज्य भाषा कहेंगे, और जब सेंट्रल के बारे में कहेंगे तो राज्य की भाषा कहेंगे। मतलब इनमें दोनों अंतर है, एक है राज और एक है राज्य, ठीक है। जब हम सेंटर की बात करेंगे तो राज्य की बात करेंगे, और जब जो है प्रदेश स्तर का बात करेंगे तो राज्य भाषा कहेंगे। मतलब देश की भाषा राजभाषा और सेंटर की भाषा को हम राज्य भाषा कहेंगे। तो यहाँ चूँकि लिखा है राजभाषा किसी देश या राज्य की घोषित भाषा होती है जो कि सभी प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाती है। मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है वह जो है किसी देश या राज्य की घोषित भाषा होती है, संविधान के द्वारा वह घोषित होती है, जो कि सभी प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाती है या सभी प्रयोजनों में प्रयोग की जाती है। मतलब जो केंद्र देश की संवैधानिक रूप से जो स्वीकृत राजभाषा होती है वह जो है
सरकार के सभी कामकाजों में, राजकीय कामों में उसका प्रयोग होता रहता है। क्लियर हो गया होगा। आगे भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें लिखा है हिंदी हमारी प्रथम तो अंग्रेजी हमारी केंद्रीय स्तर पर दूसरी राजकीय भाषा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आता है कि जो हमारे देश की प्रथम राजभाषा क्या है। तो हमारे देश की प्रथम राजभाषा क्या है? हिंदी है। क्या है? हिंदी है। और द्वितीय मतलब केंद्रीय स्तर पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर केंद्रीय स्तर पर दूसरी राजकीय भाषा अंग्रेजी है। अंग्रेजी जो है हमारी क्या है? दूसरी राजभाषा है। तो यह प्रश्न जो है आप लोग दिमाग में रखिएगा कि हमारी हिंदी जो है प्रथम राजकीय स्तर की, केंद्रीय स्तर की भाषा है, और जबकि वहीं अंग्रेजी जो है हमारी केंद्रीय स्तर पर दूसरी राजकीय भाषा है। मतलब ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। फिर आगे है संविधान सभा में जो इसको कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे जो है यह हमारी राजभाषा जो है संविधान के दायरे में आई और कैसे यह जो हमारी राजभाषा बनी, इसके विषय में चर्चा किया जा रहा है। संविधान सभा में जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो एक संविधान सभा गठित हुई थी। तो उस संविधान सभा में लंबी चर्चा के बाद, बहुत ही लंबी चर्चा हुई थी कि हमारा जो राजभाषा हो और कौन भाषा हो। तो चूँकि हमारे देश में बहुत सी भाषाएं हैं, जैसे मान लीजिए तमिल, तेलुगु, बिहारी, उड़िया, तो इस तरह से तमाम भाषाएं हैं, मलयालम। तो ये सब भाषाओं के लोग जो है, जो भाषा भाषी के लोग हैं, ये सब भी कह रहे थे कि मतलब हमारी जो भाषा है वो राजभाषा बने। लेकिन संविधान सभा में लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। मतलब एक मतलब होता है सर्वसम्मति शब्द होता है। तो तमाम जद्दोजहद, तमाम लंबी चर्चा, तर्क वितर्क करने के बाद जो है सभी लोग जो है हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिए। ठीक है, तो एक बार इसको पुनः पढ़िए। संविधान सभा में लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। क्लियर। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351, यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसको याद रखना बहुत ही आवश्यक है कि कभी कभी आ जाता है कि राजभाषा संबंधित या राजभाषा अधिनियम का जो अनुच्छेद संविधान में हमारा दिया गया है कहाँ से कहाँ तक है। तो वह 343 से 351 तक है। इसको याद रखिएगा, 343 से 351 तक, मतलब 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 और 351, ये सभी जो अनुच्छेद हैं ये अपने राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या क्या बातें कही गई हैं। कुछ अनुच्छेद को मैंने इसके पूर्व के वीडियो में बता दिया है, बाकी जो अनुच्छेद बचे हैं इसको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। इसीलिए मैं इसको बीच में ला रहा हूं कि जिससे उस जो अनुच्छेद हैं उनको आप अच्छी तरह समझ सकें, कंठस्थ कर सकें, अंतस्थ कर सकें। तो इसके बाद लिखा है, इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे और कुछ पहले कर चुका हूँ। टॉपिक आएगा तो उस पर थोड़ा परिचर्चा भी कर लेंगे। आगे है, इस स्मृति को ताज़ा करने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो हमारा 14 सितंबर 1949 को हमारा जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। आप देखिए लिखा हुआ है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो इस दिन को स्मृति में या अपने देश के भावी पीढ़ी को बताने के लिए, जागृत करने के लिए, अपने संविधान और अपने हिंदी भाषा के प्रति जागृति लाने के लिए और इसके संवर्धन करने के लिए, इसका संरक्षण करने के लिए जो है एक जागरूकता लाने के लिए और हिंदी को और भी जो है समृद्ध और शक्तिशाली भाषा बनाने के लिए जो है 14 सितंबर का दिन जो है प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आज भी जो है हिंदी दिवस के रूप में जब हम लोग मनाते हैं तो पूरा देश जो है हिंदी दिवस बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाता है। वह दिन कौन होता है? 14 सितंबर। तो जो है इसको आप लोग याद रखिएगा कि 14 सितंबर जो है कौन दिन होता है? हिंदी दिवस पर्व होता है।
यह जो है क्यों मनाया जाता है इस दिन को, क्योंकि इसी दिन जो है संविधान सभा में लंबी चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। क्लियर हो गया। अब आप जो है राजभाषा के विषय में जो है आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दे दिया है। आगे मैं आपको जो है कुछ और भी बातें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उसमें जो है जो बातें छूटी हुई हैं उन बातों को जो मैं जो है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर के विषय में पढ़ाऊँगा, जिसमें आप जो है पढ़ेंगे कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर हैं, क्या क्या मुख्य अंतर है। इसको बाकी जो छूटेगा उसमें हम आपको बता देंगे। तो ये हो गया आपका राजभाषा का अर्थ और राजभाषा का महत्व और राजभाषा का जो है तथ्य। आगे देखिए लिखा है राष्ट्रभाषा का अर्थ। आपने राजभाषा का अर्थ पढ़ लिया और उसके विषय में जानकारी कर लिया। अब आपको मैं राष्ट्रभाषा के विषय में जो है बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ लिखा है राष्ट्रभाषा का अर्थ। तो राजभाषा आपने जान लिया। अब राष्ट्रभाषा का अर्थ क्या है? ऐसी भाषा जो समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। जो राष्ट्रभाषा होती है वह क्या होती है? ऐसी भाषा जो समस्त राष्ट्र माने पूरे देश की प्रतिनिधित्व करती है तथा देश की अधिकांश जनता के द्वारा बोली और समझी जाती हो। तो राष्ट्रभाषा कैसी होनी चाहिए? जो है समस्त राष्ट्र का क्या करती हो? प्रतिनिधित्व करती हो तथा देश की अधिकांश जनता के द्वारा बोली और समझी जाती हो। तो राष्ट्रभाषा कैसी होती है? जो देश की समस्त जनता उसको लगभग मतलब बहुमत समझिए 60-65% लोग उसको समझते हों और उसकी भाषा को बोलते हों, ऐसी भाषा को ही राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जा सकता है। और यह जो गुण है वो अपने देश के जो है राष्ट्रभाषा मतलब हिंदी के में ही जो है यह तत्व पाए जाते हैं। मतलब राष्ट्रभाषा का जितना भी तत्व होता है, जितना लक्षण है, वह लक्षण हमारे जो है हिंदी में पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो ऐसी भाषा जो समस्त राष्ट्र की प्रतिनिधित्व करती है तथा देश की अधिकांश जनता के द्वारा बोली और समझी जाती हो, राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो चूँकि यहाँ मैं आपको हिंदी के जो है उदाहरण प्रस्तुत किया हूँ कि यह सभी गुण जो है हिंदी में है, लेकिन अभी तक जो है राष्ट्रभाषा कोई भी राष्ट्रभाषा अभी हमारे देश में जो है संविधान के द्वारा प्राधिकृत रूप से जो है बताया नहीं गया है कि जो है हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन होगी। लेकिन इसके लिए जो है धरना प्रदर्शन और जो है देश से आवाज़ आती है कि हमारी राष्ट्रभाषा जो है हिंदी होनी चाहिए। तो जो है लेकिन अभी हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं हुई है, लेकिन देश की आम जनता जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के लिए सतत प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर जो हम चूँकि यहाँ राष्ट्रभाषा का अर्थ बता रहे हैं, तो यहाँ पर आप समझिए राष्ट्रभाषा क्या है। ऐसी भाषा जो समस्त राष्ट्र की प्रतिनिधित्व करती है तथा देश की अधिकांश जनता के द्वारा बोली और समझी जाती हो, ऐसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब आगे है वास्तव में राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ ही है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा। ये तो मैंने आपको बताया, बोली और समझे जाने की वाली जो भाषा होती है वह जो है राष्ट्रभाषा कहलाती है। लेकिन यहाँ दूसरी बात आ रहा है कि वास्तव में राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ ही है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा। मतलब प्रयुक्त मतलब लिखित भी हो सकता है। तो कहने का मतलब होता है कि वह भाषा, वह लैंग्वेज जो समस्त राष्ट्र में माने पूरे देश में वह भाषा प्रयुक्त होती हो, प्रयोग की जाती हो, ऐसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। अतः राष्ट्रभाषा आम जन की भाषा होती है। दूसरे अर्थ में अगर कहें तो जो राष्ट्रभाषा होती है वह कौन भाषा होती है? आम जन की भाषा होती है, आम जनता की भाषा होती है, जिसमें बोलने में, समझने में और कहने में, उसकी अभिव्यक्ति में, अपनी विचारधारा कहने में जो है कोई कठिनाई न आती हो, ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। और किसी राष्ट्र के प्रायः अधिकांश या बड़े भूभाग और जनसंख्या के द्वारा बोली और समझी जाती हो। और भी जो राष्ट्रभाषा को गुण है और क्या है कि वह जो राष्ट्रभाषा हो वह किसी राष्ट्र के प्रायः अधिकांश मतलब जो राष्ट्र है, मतलब जैसे हमारा भारत देश है, उस देश में अधिकांश मतलब अधिकतर लोग उस भाषा को जो है बोलते और समझते हों, या बड़े भूभाग मतलब उस जो हमारा भारत भूमि है उसमें अधिकांश प्रदेशों में जो है बड़े भूभाग मतलब अधिकांश प्रदेशों और स्थलों, भूस्थलों
पर बोली और समझी जाती हो, और जनसंख्या द्वारा भूभाग और जनसंख्या के द्वारा बोली और समझी, मतलब अधिक जनसंख्या, अधिक भूभाग और अधिकांश लोगों के द्वारा जो भाषा समझी बोली जाती हो उसे ही राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जा सकता है। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, फिर है राष्ट्रभाषा। हिंदी के विषय में ही हम चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रभाषा एक राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र की बहुसंख्यक आबादी की न केवल रोजमर्रा की भाषा होती है, बल्कि यह समूचे राष्ट्र की संपर्क भाषा का भी काम करती है। आपने दो महत्वपूर्ण चीज़ देखा। एक यह देखा कि जो समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है और देश के अधिकांश लोगों द्वारा वह बोली और समझी जाती हो, और देश में अधिकांश बड़े भूभाग और जनसंख्या द्वारा बोली जाती हो, उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जा सकता है। उसी प्रकार वह राष्ट्र की बहुसंख्यक आबादी की न केवल रोजमर्रा की भाषा होती हो, बल्कि यह समूचे राष्ट्र की संपर्क भाषा का भी काम करती हो। संपर्क भाषा मतलब कांटेक्ट, मतलब जो आदमी, जैसे चाहे वो बम्बई हो, चाहे दिल्ली हो, और चाहे दिल्ली का आदमी जो है उत्तर प्रदेश में हो, का मतलब अपने देश का कहीं भी कोई आदमी हो, तो अक्सर जो संपर्क में, उनके संपर्क में जो लोग रहते हैं, उनसे जो भाषा में वो बात करता है, तो वो प्रायः जिस भाषा में बात करता है उसे ही हम जो है राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। जो अगर देखा जाए भारत में, तो यह जो है गुण, यह क्वालिटी हिंदी भाषा में है, क्योंकि हिंदी जो है संपूर्ण भाषा, देश की संपर्क भाषा है। और संपर्क का मतलब एक और होता है सूचना तंत्र के रूप में। तो जैसे अखबार हैं, मीडिया है, फिल्में हैं, तो ये सब जो है क्या करते हैं, संपर्क भाषा का काम करते हैं, सूचना तंत्र का काम करते हैं, जो प्रायः हिंदी में ही होता है। तो कहने का मतलब है कि जो एक राष्ट्रभाषा किसी राष्ट्र की बहुसंख्यक आबादी की न केवल रोज़मर्रा की भाषा होती है, बल्कि यह समूचे राष्ट्र की संपर्क भाषा का भी काम करती है। तो यह जो है राष्ट्रभाषा का एक लक्षण यह भी होना चाहिए। सन 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की मांग की थी। इस बात का वो सर्वप्रथम जो हमारी, अभी तो राष्ट्रभाषा के विषय में मैंने चर्चा किया, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ आपको कि सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए, इस बात की मांग जो है सबसे पहले कौन उठाए थे? महात्मा गांधी। और कब उठाए थे? 1918 में। और कहाँ उठाए थे? हिंदी साहित्य सम्मेलन में। ठीक है, तो यहाँ फिर से आप पढ़िए, देखिए लिखा है, सन 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की मांग की थी। तो यह प्रश्न भी आ सकता है कि सर्वप्रथम महात्मा गांधी जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा की मांग किस सन में किए थे? तो 1918 में। किस सभा में किए थे? हिंदी साहित्यिक सम्मेलन में। तो आप लोगों ने जो है इस प्रश्न को BIQ समझ करके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के इसको अपने दिमाग में रखिएगा कि 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की मांग की थी। क्लियर? आगे देखिए, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया। अब चूँकि 14 सितंबर जब 1949 आया और संविधान सभा ने जो है, मैंने आपको पूर्व में जो बताया कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से, मतलब सर्वसम्मति से हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया। यहाँ आप ध्यान देंगे कि यहाँ राष्ट्रभाषा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा है? राजभाषा लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा न होकर के कौन भाषा है? राजभाषा है। ठीक है, तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से, मतलब सर्वसम्मत से हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया। मतलब संविधान सभा में जो भी लोग सदस्य थे, वह जो सभी लोगों ने हिंदी को जो है क्या किया? राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया। क्लियर? फिर लिखा है 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के द्वारा हिंदी को देवनागरी लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहते हैं,
देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा दिया गया तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो जो हमारा अनुच्छेद 343(1) है, मतलब फर्स्ट है, उसमें 3 खंड हैं, आपको मैंने बताया था 343(1), 343(2), 343(3). तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 343 में 3 का बहुमत है। तो 3 का बहुमत का मतलब इसमें 3 खंड हैं, जिसमें प्रथम खंड में जो है हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा का दर्जा दिया गया। मतलब हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन उसकी लिपि क्या होगी, उसकी स्क्रिप्ट क्या होगी, देवनागरी लिपि होगी। पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि जो हम लोग अंक लिखते हैं, जैसे 1, 2, 3 या 1, 2, 3 इस तरह लिखते हैं ना, तो कहने का मतलब ये जो हमारा अंक है 1, 2 और 3, ये अंक है ना 1, 2, 3, तो ये जो अंक हैं, ये अंक जो है हमारा कौन होगा, तो इसके विषय में जो भी चर्चा किया गया कि संघ की शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का जो रूप होगा वह भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। जो भारतीय अंकों का क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय, मतलब वह भारतीय अंक होंगे जिनका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में किया जाता होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर लिखा है भारत एक बहुभाषी देश है। भारत जो है कैसा देश है, एक बहुभाषी देश है। मतलब यहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं, जहाँ सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। मतलब भारत ऐसा देश है, भारत बहुभाषी देश है, मतलब बहुत भाषाओं का देश है। यहाँ पर एक हमारे देहात में एक जो है कहा जाता है कि जो है कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले बाड़ी। मतलब कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर बदले बाड़ी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमारे देश में कोस कोस पर पानी बदल जाता है। मतलब लोग जो है यहाँ एक कोस के बाद जाएंगे तो वहाँ का पानी पिएंगे तो उनको सर्दी जुकाम हो जाता है। उसी प्रकार जो है 4 कोस पे अगर जाएंगे तो जो भाषा यहाँ पर बोली जाती है, वहाँ जाएंगे तो दूसरा भाषा और बोली आपको सुनने को मिलेगा। तो इस प्रकार जो है भारत एक बहुभाषी देश है, जहाँ सैकड़ों भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को राष्ट्रीय स्वीकृति मिला हुआ है। कितने भाषाओं को राष्ट्रीय स्वीकृति मिला है, 22 भाषाओं को। आप यहाँ आप राजभाषा नहीं कह सकते हैं, राष्ट्रीय भाषा कह सकते हैं। कौन कह सकते हैं, यहाँ राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, 3 चीज़ हो गया, एक हो गया राजभाषा, दूसरा हो गया राष्ट्रभाषा और तीसरा हो गया आपका राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, तो जो 22 भाषाएँ हैं, राष्ट्रीय भाषाएँ, वह जो है उनको स्वीकृति मिली है, जिन्हें संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इन 22 भाषाओं को जो है किस अनुसूची में शामिल किया गया है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और वो 22 भाषाएं क्या हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की कविता ट्रिक। उड़िया, असमिया, बोडो, बंगाली, हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी। ठीक है, और आगे है बाकी 6 में उर्दू, डोगरी, कोंकणी व नेपाली। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा, संथाली, गुजराती। ठीक है, तो ये जो आपके 16 जो है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए उड़िया, असमिया, आप ए से उड़ाएंगे तो उड़िया और असमिया ये और ऊ से आ जाएगा। वैसे उठाएंगे तो बोडो, बंगाली, हिंदी, संस्कृत एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, कैसे कन्नड़, कैसे कश्मीरी, और सिंधी, पंजाबी एक दूसरे का पर्याय हैं, तमिल, तेलुगु एक दूसरे का पर्याय है और तय से आ रहे हैं। और मैं से आपका जो है 4 भाषाएं आ रही हैं, मैथिली, मलयालम, मराठी और मणिपुरी। आपका हो गया 16 लैंग्वेज। बाकी 6 में उर्दू, डोगरी आपका हो गया 18। फिर कोंकणी व नेपाली 20 हो गया। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा, संथाली, गुजराती। तो इस प्रकार से जो 22 भाषाएं हैं, इनमें हिंदी भी है। तो ये जो है आपकी 22 भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, जिसमें हमारी एक हिंदी भी है। आगे जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में राष्ट्र के लिए एक मजबूत संपर्क भाषा का होना और आवश्यक हो जाता है, जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकें।
तो चूँकि आपको मालूम ही है कि राजभाषा तो हमारी हिंदी ही है, और दूसरी जो आधिकारिक भाषा हमारी है, राजकीय भाषा, वो क्या है? अंग्रेजी है। लेकिन राष्ट्रभाषा जो है अभी हमारी हिंदी नहीं है। यह बहुत खेद का विषय है, बहुत कष्ट का विषय है। जबकि हमारे देश की बहुसंख्यक जनता जो संपर्क भाषा और जन भाषा, आम भाषा जो हमारी हिंदी है, उसको राष्ट्रभाषा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं हुई है। तो यह एक खेद और कष्ट और मन में जो है एक टीस भी है हमारे देशवासियों को। तो इसी के विषय में यहाँ चर्चा किया गया है कि ऐसे में राष्ट्र के लिए एक मजबूत संपर्क भाषा का होना और आवश्यक हो जाता है, जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके। इसके लिए एक सहज, सरल और सर्वग्राह्य भाषा का होना आवश्यक है। हिंदी इस मापदंड में खरी उतरती है। यह 11 राज्यों के साथ संघ की राजभाषा भी है। हमारी हिंदी जो है 11 राज्यों के साथ संघ की क्या है? राजभाषा है। इसको मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से 11 राज्य हैं जहां पर हमारी जो हिंदी है संघ की राजभाषा है। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हमको अभी जो टीस हमारे देश में है, हमारे देशवासियों को जो है कि ऐसे में राष्ट्र के लिए एक मजबूत संपर्क भाषा का होना और आवश्यक हो जाता है, जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके। पूरे देश को एक सूत्र में बांधने की क्षमता हमारे केवल हिंदी में है। इसके लिए एक सहज, सरल और सर्वग्राह्य भाषा का होना आवश्यक है। हमारी हिंदी सभी भाषाओं से भी एक सहज है और सरल भाषा है और सर्वग्राह्य भाषा भी है। हिंदी इस मापदंड में क्या होती है? खरी उतरती है। यह 11 राज्यों के साथ संघ की राजभाषा। प्रश्न भी आ सकता है कि हमारी हिंदी जो है कितने संघ की राजभाषाओं के साथ है? तो आप कह सकते हैं 11 राज्यों के साथ संघ की राजभाषा है। आगे है, आप यहाँ देख सकते हैं, इसके साथ ही भारत के हर एक राज्य में थोड़े बहुत लोग मिल जाएंगे कि जो थोड़ी बहुत हिंदी बोल समझ सकते हैं। यही वजह है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की मांग होती रहती है। कहने का मतलब है हमारी हिंदी एक ऐसा संपर्क भाषा है जो है पूरे लगभग हर राज्यों में थोड़ा बहुत लोग उसको ज़रूर बोलते हैं, उसको समझते भी हैं। यहाँ तक कि जो है दक्षिण भारत में भी जाएंगे तो वहाँ के लोग भी जो है हिंदी को बोल और समझ लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी हिंदी है इस मापदंड में क्या उतरती है? राष्ट्रभाषा के मापदंड पर खरी उतरती है, जो 11 राज्यों के साथ संघ की राजभाषा भी है। इसके साथ ही भारत के हर राज्य में थोड़े बहुत लोग मिल जाएंगे कि जो थोड़ी बहुत हिंदी बोल समझ सकते हैं। यही वजह है कि हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की मांग, मतलब डिमांड होती रहती है। मतलब यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन भी होता रहता है कि हमारी हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले, जो उसके योग्य भी है। तो इस प्रकार से जो है आप वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और इसके बाद जो है मैं राष्ट्रभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा और राजभाषा के जो प्रमुख अंतर हैं इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। और जो बाकी जो है अनुच्छेद बचे हुए हैं उन अनुच्छेदों को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग हिंदी पढ़ते हैं और हिंदी हम पढ़ना चाहते हैं तो हमको हिंदी, हमारी हिंदी क्या है संविधान के दायरे में, इसको पढ़ना भी बहुत आवश्यक है। और जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि हमारी हिंदी का कितना महत्व है संविधान में और क्या महत्व है राजभाषा के रूप में, क्या महत्व है राष्ट्रभाषा के रूप में, तब तक हम हिंदी को उतना महत्व नहीं देंगे। इस नाते मैंने इस अपने वीडियो के बीच में राष्ट्रभाषा और राजभाषा जो है, चूँकि मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी साहित्य में मैंने बीच में लाना उचित समझा कि जब तक जो है किसी चीज़ का मूल्य न मालूम हो, किसी चीज़ का महत्व न मालूम हो तो उसको लोग महत्व भी नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से जो है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको आप कहते हैं कि IAS PCS बन जाए, डॉक्टर बन जाए, मास्टर बन जाए, ऐसे कहिए और कहिए कि तुमको ये पढ़ना है वो पढ़ना, तो उतना ध्यान वो नहीं देगा। अगर उसको ये बता दिया जाए कि IAS बनने से क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या सम्मान मिलता है और आप क्या क्या वर्क कर सकते हैं, आपकी कितनी लोकप्रियता हो सकती है, आपका कितना वेतन मिलेगा, तो इस प्रकार से अगर बता दिया कि डॉक्टर बनेंगे तो आप देश की सेवा करते हैं, तो जो है लोग आपको सर आँखों पे रखेंगे और आप जो है एक डॉक्टर जो है एक भगवान का स्वरूप भी होता है। तो जब तक हम उसके जो लड़का जिसको हम जो बनाना चाहते हैं उसके विषय में जब तक हम महत्व नहीं देंगे, उसका बताएंगे नहीं को क्या
उस प्राप्ति को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से फ़ायदे हैं, कौन कौन से लाभ हैं, तब तक वह बच्चा उस सब्जेक्ट को, उस अपने लक्ष्य के प्रति जो है उतना वशीभूत नहीं होगा। तो इसी प्रकार मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ा रहा हूँ। तो हिंदी साहित्य पढ़ने से पहले आपको राष्ट्रभाषा हिंदी और राजभाषा हिंदी को जानना बहुत ही आवश्यक है। इस नाते मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे हो, समझ में आ रहा हो, तो आप लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और अपना आत्मीय कमेंट अवश्य दें। अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो अतिशीघ्र अवलंबन करने की कृपा करें। धन्यवाद।